लोग कहते हैं कि जो काम विज्ञान नहीं करता वो ज्योतिष करता है। ये आप कैसे तय करते हैं कि ग्रह बदलने से घटना घटेगी? क्या ये अनुमान है या प्रमाण? कि वशीकरण क्या किसी पर भी करवाया जा सकता है? काला जादू क्या है? कई बार जो काम तलवार नहीं करती वो सुई भी कर देती है। कोई अपना जान पहचान वाला हो, जो हमारे संपर्क में हो, जो हमारे साथ अटैच रहा हो, जो जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर अगर आप कुछ ऐसा करवाएं, वो भी उसको पाने के लिए, कि मतलब आपकी मंशा गलत ना हो, आपका स्वार्थ गलत ना हो, आपका स्वार्थ सही होना चाहिए कि भी हाँ मैंने इससे अपना घर बसाना है, वो वहाँ वशीकरण काम करता है। ये आपका कोई दुश्मन है, कोई ऐसा दुश्मन खड़ा हो गया है जो आपको नुकसान पे नुकसान पहुंचा रहा है, वहाँ काला जादू इंसान यूज करता है, नेगेटिव एनर्जियों को उसके घर में प्रवेश करवाता है, जिससे क्या है कि वो इंसान खराब हो। लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता। कई बार डॉक्टर जो इलाज नहीं कर पाते हैं वो ज्योतिष मतलब ठीक कर सकता है, क्या ये साइंस के खिलाफ नहीं है? जो भी इंसान कोई उपाय बता रहा है वो किसी की राशि के अकॉर्डिंग अगर वो किया जाए तो 100% उसका फल मिलेगा। बट लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे समा और दिशा, ये दोनों चीज़ों सही होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें सही होगी तभी उस उपाय करने का फल हमें प्राप्त होगा। इससे जिसका कोई भला होता हो वो चीज़ खिलाफ नहीं होती है। कई बार कहते हैं ना कि दुआ में भी बड़ी ताकत होती है। अब मान लीजिए किसी को कोई ग्रह खराब चल रहा है तो उसका दान करने से उसका भला होता हो तो क्या बुराई है उसमें। नमस्कार, मैं हूं मातुर, आप देख रहे हैं SMZ न्यूज़। एक ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिनके शब्दों में है विश्वास और ज्ञान में है अनुभव की गहराई, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी की दिशा बदली है, जो अपने आप में एक अच्छी और बड़ी पहचान रखते हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई ग्रह नक्षत्रों से हमारी ज़िंदगी बदली जा सकती है, क्या वाकई जन्म कुंडली में जो कुछ लिखा गया है वो सच होता है। तो इन्हीं आधार पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पंडित देवीलाल जी, श्री भद्रकाली ज्योतिष केंद्र नकोदर से पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने का मौका दिया, तो उसके लिए धन्यवाद जी। सबसे पहले देवीलाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज्योतिष विद्या की ओर आपका रुझान जो है वो कैसे बना? क्या ये आपकी परंपरागत से चलती आ रही है या फिर आपका इंटरेस्ट जो है इस तरफ कैसे बना? देखिए, जो ज्योतिष विद्या से जो मैं जुड़ा हूँ, जो मेरा अनुभव है, हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी, हमें ये विद्या उनसे खानदानी विरासत में मिली हुई है। तो मेरा जो रुझान है ज्योतिष विद्या से तब से पड़ा हुआ है जब से मैं अपने दादाजी और अपने पिताजी को लोगों का भला करते देखता आया हूँ। तो मेरे मन में भी ऐसा सवाल था कि जागृति हुई कि मैं लोगों का भला करूँ। तो इसके लिए मुझे ज्योतिष में शुरू से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और उन्हीं की दिशा पर बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए अपना प्रयत्न करना शुरू कर दिया। जी। तो इससे पहले कि लोगों के जो मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं अपने भाग्य को लेकर, अपने करियर को लेकर या अपने किसी भी क्षेत्र में लेकर, उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका कोई खास ऐसा अनुभव जिससे आपने किसी की ज़िंदगी बदली हो, किस्मत बदली हो? देखिए, हम कहते हैं कि कई बार इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कई बार इंसान यहाँ तक आ जाता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। अब जब उसने तो अपने मन में ठान लिया कि भी मैं ख़त्म कर लूँ, अगर उसको कोई सहारा मिल जाए तो वो अपना जीवन जो है जी सकता है। कहने का भाव ये है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कई लोगों को उपाय बताए और करवाए जिनसे आज वह लोग अपना जीवन बड़ी खुशीपूर्वक जी रहे हैं। और जैसे ऐसे कई काम किए हैं जो देश विदेश में भी बैठे हैं और इंडिया में भी बैठे हैं, वो आज परमानेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो किस लिए जुड़े हैं कि ज्योतिष विद्या से उनको एक नई दिशा, नया रास्ता मिला है जी। और वो आगे भी लोगों को बताते हैं बिल्कुल कि आप पंडित जी के द्वारा कुछ अगर परेशानी है जी। तो इनसे पूछें ताकि आपका मसला हल हो सके जी। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका हमने उपायों के द्वारा जो उनका समा है वो बदलवाया है। जी।
कई लोग ये भी कहते हैं कि जो ज्योतिष आस्था है और विज्ञान कहीं ना कहीं आपस में इनका कुछ संगम है, कितना सही और कितना गलत है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ज्योतिष भी एक विज्ञान ही है। ज्योतिष आज से नहीं चल रहा। ज्योतिष जो है सूर्य के समान है। जैसे एक सूर्य की किरणें सुबह निकलती है, उसी के प्रकाश के समान ज्योतिष है। ठीक है ना। तो ये तो सदियों से चलता आया है। तो मेरा मानना ये है कि ज्योतिष भी एक विज्ञान है। विज्ञान के जरिए से चला जाए तो इंसान की जीवन की परिभाषा जो वो बदली जा सकती है। जी, तो देवीलाल जी, एक आप ये भी बताइए, देखिए लोगों को खास करके आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है, उसके अपने करियर को लेकर, है ना। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का व्यापार है वो रुक गया है, किसी के घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, सुख शांति नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि ग्रह नक्षत्र तुम्हारे सही नहीं चल रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कत है ग्रहों की वजह से। तो क्या सभी समस्याओं का जो समाधान है वो ग्रहों में छिपा हुआ है? देखो, बिल्कुल ये सही आपने आंसर क्वेश्चन पूछा कि ग्रहों में कुछ ऐसा छिपा है। तो देखो, इंसान जो है, जैसे एक दिन उदय होता है, सुबह होती है, तो एक दिन में 4 पहर होते हैं। अब 4 पहर जो है वो सभी बराबर तो नहीं है। सुबह कैसी होती है, दोपहर कैसी होती है, शाम कैसी होती है, रात कैसी होती है। तो ऐसे ही ग्रहों की स्थिति होती है। अगर आप अपनी कुंडली वगैरह दिखा करके अपने जीवन के बारे में पूछते हो तो उसके हिसाब से चलोगे तो आप प्रगति हासिल करोगे। लेकिन वो कब होगा, जब आप सही गुरु, सही दिशा पे और सही गुरु को चुनेंगे, तब जाकर के आपको वो अपनी जीवन की सच्चाई जो है वो पता चलेगी कि भी मुझे क्या करना चाहिए मेरे ग्रहों के हिसाब से, जिससे मेरी किस्मत जो है वो बदल सके। जी, तो कुंडली की जैसे अभी आपने बात करी है, तो क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि वो इंसान की किस्मत कब जाकर बदलेगी, या कब उसके साथ कुछ घटित होने वाला है, या उसकी डेथ होने वाली है? देखो, जरूर देखा जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट कुंडली का टाइम, बर्थ समय और अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हो तो उसके आधार पे देखा जा सकता है कि ये इंसान के आगे क्या योग बनते हैं। हम परफेक्ट नहीं कहते, लेकिन इसमें एक योग बनता है। ठीक है, वो योग कुंडली के आधार से हम जान सकते हैं कि ये इंसान आगे विदेश में जाएगा, या इसको कितनी तरक्की मिलेगी, या इसको कोई आगे कष्ट आएगा तो उसका हम क्या उपाय करें जिससे इसको निजात मिल सके। तो ये बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका उपाय होता है जी। और उससे उनको आगे एक दिशा जो है वो नहीं मिलती है। तो आपने बताया कि ठीक है, कुंडली देखकर क्या योग है वो देखा जा सकता है ना, उपाय बताए जा सकते हैं। बिल्कुल जी, पर ये जो अभी मैंने बीच में पूछा था, क्या एग्जैक्ट ये बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति मरने वाला है और कब मरेगा कब नहीं? देखो, एग्जैक्ट एक ऐसी बात है कि जब इंसान को कोई ग्रहों की दशा, कोई जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल ही एकदम शून्य आ जाए, तो उसका एक अभाव होता है ज्योतिष के हिसाब से कि ये इंसान की उम्र जो है वो अब खत्म होने वाली है। तो उसका वो योग जो है कुंडली में पैदा हो रहा है तो वो दर्शा देता है। ठीक है ना, कि भी हाँ, कि भी ये इंसान अब जीवन के अंदर जो है आगे नहीं जी पाएगा। होता है ये। तो इस तरीके से होता है। तो एक ग्रहों की आप बात करें तो ग्रह जो हैं वो कभी ना कभी ऐसे किन किन स्थितियों में बदलते हैं। अब जैसे हमने अक्सर देखा है कि कभी कोई लड़की है या लड़का है, विवाह होता है किसी का, तो या लड़का और लड़की पैदा होते हैं जी, तो उस समय घरों में खुशी और गम का माहौल जो है वो बदलता है। लड़की होती है तो भी कई लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं, या कई बार बच्चे जब पैदा होते हैं तो कहते हैं ये पैदा जब से हुई मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ठीक है, लड़कियों का विवाह होता है तो कई बार क्या होता है कि मायके से जब वो विदा हुई तो कहते हैं उधर बरकत कम हो गई और जिस घर में गई है वहाँ पर सही हो रहा है। तो ऐसे में ग्रहों की चाल कैसे बदलती है? देखिए, जो कुंडली के आधार पर जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय देखा जाता है कि इस बच्चे का जन्म कौन से तो नक्षत्र में हुआ है और ये कौन से पाए में हुआ। पाया मतलब जैसे ताम्र पात्र होता है, सवन पाया होता है, चांदी का पाया होता है, लोहे का पाया होता है, ये 4 पाए होते हैं। अगर इनमें से बच्चा जैसे ताम्र पात्र में जन्म लेता है तो उस बच्चे का भाग्येश जो है ना वो इतना तीव्र गति से चलता है कि वो माँ बाप की जो गरीबी है ना वो भी दूर कर देता है उसके पैदा होते ही जी। और वही बच्चा आगे अगर विवाह होकर के किसी दूसरे घर में जाता है तो वहां क्या होता है कि वो लक्ष्मी अपने साथ ही ले जाता है, क्योंकि उसका भाग्य होता है भाई जी। उसी के भाग्य से माता पिता आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये है आपके सवाल का आंसर कि जो नक्षत्र और जो जन्म का पाया इसमें वो सबसे बड़ा महत्व होता है। तो अगर जैसे कि आपने बताया कि वो उसका भाग्य था वो अपने साथ ही ले गया, बिल्कुल, तो
क्या करना चाहिए कि क्योंकि पीछे से अगर माँ बाप जिन्होंने उसको पाला पोसा, ठीक है ना, वो दूसरे घर में जाके तो ठीक है उसका भाग्य चमक रहा है, जो उनके साथ आए उनकी भी किस्मत अच्छी हो गई, पर पीछे भी तो देखिए उसका भी उपाय है। जी अगर माँ बाप जो है जब लड़की की विदाई करते हैं तो जी। उस समय एक माँ लक्ष्मी की उपासना होती है। जी जब उसके फेरे लावा होते हैं तो उस समय माँ लक्ष्मी की उपासना बच्ची के उपस्थित में करवाई जाए, जी। जिससे क्या है कि जो उसका भाग्य है वो इधर भी जुड़ा रहे और उधर भी जुड़ा रहे। जी तो ऐसे कई प्रकार के उपाय हैं, उनके जी। करने से वो क्या है कि दोनों घर में बरकत भी रहेगी और लक्ष्मी का आगमन भी रहेगा। जी। अधिकतर क्या होता है कि लोग विदाई कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि इस बच्ची के भाग्य से इस घर में जो लक्ष्मी आगमन कर रही है। जी ऐसा होता है। जी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि जैसे कई लोगों की परेशानियां क्या आती हैं, लोग आजकल बाहर ज़्यादा जा रहे हैं ना, जी। अपने भारत देश से छोड़कर दूसरे जी। देशों में जा रहे जी। हैं ताकि वो भी उन्नति तरक्की कर जी। सकें, पर होता क्या है कि कई बार फाइल लगते लगते रुक जाती है, जी या फिर विदेश पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर उनकी किस्मत अटक जाती है, उन्हें काम नहीं मिलता, या लगा भी तो फिर वहां भी छूट जाता है। तो जी। ऐसे में विदेश का जो चाहत रखता है जाने के लिए, जी। उनके लिए क्या कुछ है, कैसे वो अपनी विदेश जाने की यात्रा को सफल बना सकता है? देखिए सबसे पहले तो जो इंसान विदेश जा रहा है हम उस इंसान की जन्म कुंडली से ये देखते हैं कि इसका चंद्रमा जो है वो ऊंच का है या नीच का है। अगर उसका चंद्रमा ऊंच स्थान पे बैठा है तो उसको 100% के विदेश में भ्रमण होगा ही होगा। ओके। दूसरी बात कि आपने कहा कि विदेश में रह करके वो सेटल नहीं हो पा रहा, जी। तो उसके लिए देखा जाता है बृहस्पति कि उसका बृहस्पति कितना पावरफुल है। जी। तो इन ग्रहों की दृष्टि को देख करके वो जो नेगेटिविटी का उसका उपाय करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके पांव जो है वो उस विदेश की धरती पर सेटल हो सकते हैं, जी। लेकिन उसका उपाय करने के उपरांत। जी अगर हम कहें कि ऐसे ही कुछ हो जाए तो नहीं हो पाता। कई बार बंदा सरवाइव नहीं कर पाता कि मैं कैसे इसको सेटिंग करूं, कैसे हैंडल करूं कि यहाँ आ तो गया हूं कि पीछे मैंने ये कर्जा लिया है या कर्जा लेकर के यहाँ विदेश की धरती पे आया हूं, तो ये कैसे मेरा पैसा जो वो उतरेगा। तो उसके लिए कई प्रकार के समाधान हैं। अगर उन उपायों के आधार पर वो चले तो उसका जीवन बिल्कुल कुशल पूर्वक बीतेगा। पर जो भी जब बाहर जाने की फाइल लगाता है, पर वो तो ये सब उस समय नहीं सोचता है, उसने तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं, वो इसी धार पर जाना चाहता है, तो उन्हें कैसे ये इस बात का अंदाजा लगेगा? देखिए आजकल तो आप अपनी फाइल कहीं पर भी लगवाते हो, किसी भी एजेंट के पास लगवाते हो, तो जब कोई काम नहीं बनता तो एजेंट भी खुद बोलता है कि आप अपने भाई ग्रहों को दिखवाइए। जी ठीक है ना, कि वो भी कहते हैं कि आप अपने ग्रह नक्षत्रों को जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपका काम क्यों नहीं बन रहा है। तो मैम वो भी सलाह दे देते हैं और खुद को भी आभास हो जाता है कि मेरा अगर काम कोई नहीं बन रहा तो मैं किसी से परामर्श लूं, किसी से सलाह लूं, तो वो उसको ज्ञात हो जाता है कि भी मेरा काम नहीं बन रहा तो मैं कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढूं या अच्छा कोई गुरु ढूंढूं जिससे मुझे कोई सलाह मिले, जिसके आधार पर मैं अपनी फाइल लगाऊं तो मेरा काम बने। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों की ये दिक्कत परेशानी है कि कई लोग ऐसे हैं, विवाहित जोड़े हैं, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जी। लंबा समय हो जाता है, 10-10 15-15 साल बीत जाते हैं, तो उनको संतान प्राप्ति नहीं होती, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा भड़कते हुए नजर आते हैं। उसका कारण पता क्या होता है? देखिए जब विवाह होता है ना तो एक कुंडली के अंदर नाड़ी दोष होता है, वो नाड़ी दोष देखा जाता है। अगर दोनों की नाड़ी सेम होगी तो उनको औलाद का सुख नहीं मिलेगा। अगर वो नाड़ी दोष अलग अलग है तो उसमें संतान में पैदा होने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर हम कहें कि दोनों की कुंडली मैच करके विवाह किया जाए तो उनको संतान उत्पत्ति में कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई बंदा मान लीजिए कि भी कोई शादी बिना कुंडली मैच किए ही करवा लेता तो उसका भी समाधान है, उसका भी उपाय है। अगर उसका उपाय विधि पूर्वक किया जाए तो उनको संतान सुख बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। तो जो नाड़ी दोष की आपने बात की तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से कि ये नाड़ी दोष क्या होता है? देखो नाड़ी दोष जैसे गण दोष होता है, वर्ण दोष होता है, वैसे ही एक नाड़ी दोष होता है। जी। ये ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता, ठीक है, ब्राह्मणों को नाड़ी दोष लागू नहीं होता। जी। आम लोग जो भी है उनको नाड़ी दोष होता है। जैसे मैंने आपको बताया वर्ण दोष, गण दोष, नाड़ी दोष, ये हम मैच करते हैं। मैच करके देखा जाता है कि इनका नाड़ी दोष वगैरह है तो नहीं है। ये चीजें होती है। इनसे आगे कई प्रकार की लाइफ में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दोष की आपने बात की है तो मुझे कुछ ऐसी चीजें भी बताइए, क्योंकि लोगों के घर में कर्जा बहुत होता है ना? जी। वो अगर अच्छा इनकम भी कर रहे होते हैं तब भी उनके से कर्जा उतरता नहीं या बरकत नहीं पड़ती है। तो नेचुरल डे में ऐसे कौन कौन से दोष होते हैं जो घर में आम इंसान को नहीं करने चाहिए? अब देखिए कई बार तो क्या होता है कि हमारे घर की एंट्री ही कई बार गलत होती है। जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो समा गलत होता है। कई बार हम कहते हैं ना कि भी 9:45 हो रखे हैं, 8:45 हो रखे हैं, तो वो पौन पे घर से जाना और घर में आना तो पहले तो वही गलत है। दूसरी बात ये घर के अंदर हमारा कोई मंदिर है जहाँ हमने कोई भी ऐसा स्थान बनाया है उसको पूजना नहीं,
उसकी कोई साफ सफाई नहीं करनी, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देना, जैसे पड़ा है वैसे का वैसे पड़ा है, तो वो लक्ष्मी कहाँ से घर में बरकत करेगी, कहाँ से घर में प्रवेश करेगी। ऐसी कई प्रकार के दोष हैं। अगर इंसान कोई अपनी कुंडली दिखाता है तो वो दोष जब निकलते हैं उनका निवारण किया जाए तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, उन पर क्यों नहीं होगी। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे दोष हैं जो इंसान को नहीं जैसे घर के अंदर मान लीजिए आप कोई, हम कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन जी कपड़े जो वो नहीं धोने चाहिए, लोग अक्सर धोते हैं। बृहस्पतिवार के दिन लोग कोई साबुन भी सिर पर नहीं लगाते लेकिन लोग लगाते हैं, ठीक है। ऐसे कई परहेज हैं तो जिनको अगर किया जाए तो उनसे घर में बरकत भी होगी और माँ लक्ष्मी प्रवेश भी करेगी। और जैसे कि हम मान लीजिए घर में जो झाड़ू होती है, जो झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू क्या काम आती है, झाड़ू काम आती है कि घर की दरिद्रता जो वो दूर हो, लेकिन उसको निकालने का भी समय है। हम कहते हैं कि रात को कोई झाड़ू तो नहीं निकालता, और झाड़ू को रखने की भी दिशा होती है। तो ऐसे कई प्रकार की ये दोष है, कई प्रकार की चीजें हैं जो अगर जानने के लिए समय निकाल करके कंसल्ट करके फिर ही उसका पता चल सकता है कि हाँ भाई ये तेरे घर में दोष है, इनका तू ये निवारण कर जिससे तेरे को फायदा मिलेगा। एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने दोष गिनाए हैं, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर ना लोग छोटे छोटे दोषों का निवारण भी बता रहे हैं भी आप घर बैठे हैं, आप अगर ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में ये चीज बदल जाएगा या किस्मत चमक जाएगी। तो ऑनलाइन जो ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं वो कितना असरदार होता है? क्या वो आके अगर वो सुनकर उस उपाय को करता है तो असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। अगर जो भी इंसान कोई उपाय बता रहा है वो किसी की राशि के अकॉर्डिंग अगर वो किया जाए तो 100% उसका फल मिलेगा। बट लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे समय और दिशा, ये दोनों चीजों सही होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें सही होंगी तभी उस उपाय करने का फल हमें प्राप्त होगा। लेकिन उसकी दिशा सही हो, वक्त सही हो, अगर उस हिसाब से वो चलेगा, जहाँ नक्षत्र देखेगा कि नक्षत्र कौन सा चल रहा है, दिन में जैसे मैंने बताया कि 4 पहर होते हैं, चार अपने चौकड़िए होते हैं कि भी लाभ का हानि का, लाभ का हानि का, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। ये समय देख करके इंसान अगर कोई उपाय करे तो उसमें बिल्कुल फायदा मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कौन सा पहर लाभ वाला होता है? अब जैसे मान लीजिए सुबह 12 बजे के बाद में अभिजीत मुहूर्त होता है, अगर उसमें कोई उपाय किया जाए तो ठीक होगा। और शाम का जो समय है उसको भी देखा जाता है कि इस समय लाभ का चौकड़िया कौन सा चल रहा है और हानि का कौन सा चल रहा है, वो समय के निर्धारित के हिसाब से होता है, तो वो देखा जाता है। उस हिसाब से अगर कोई उपाय किया जाए, कोई टूना टोटका वो जो बताते हैं वो किया जाए तो उसका फल मिलता है, 100% मिलता है। तो मतलब हमें समय का भी हर एक चीज देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि ऑनलाइन हमने कुछ भी देखा और जब मर्जी कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो समय निर्धारित करता है, वो सभी दिशा निर्धारित करती है कि अब देखिए कोई भी चीज है, कोई उपाय बताता है छोटा भी, तो आपको वो दिशा बता देता है कि भाई इस दिशा में तू एक कटोरी के अंदर कोई अपने मान लीजिए जैसे कपूर हो गया वो डाल के रख दिया, तो वो दिशा वो दिशा तो आती है ना, वो दिशा तो वहां पर सही होगी तो ही तो जाकर के उसका फायदा होगा। ऐसे ही हर टोटके में, हर उपाय में दिशा और समय का बहुत बड़ा महत्व है। एक चीज और बताइए कि जैसे ज्योतिष विद्या में हमने सुना है कि कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, या फिर छोटी छोटी बीमारियों की भी हम बात करें तो आजकल हम ये भी देखते हैं किसी का दांत भी दर्द हो रहा है या किसी के बाल झड़ने की भी प्रॉब्लम है, तो इन सब के ऊपर भी जो है कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, कार्रवाई तो देखिए मैम, अगर मान लीजिए किसी का बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब है तो उसको शारीरिक तौर से कष्ट आएगा ही आएगा। किसी का शनि बहुत ज्यादा खराब है तो उसको कष्ट आएगा ही आएगा। किसी का केतु खराब है, अब ये ग्रह भी कोई, ये देखो कि भी अपने आप भी कई बार खराब नहीं होते, ठीक है ना, इंसान खुद भी कई बार इनको खराब कर लेता है। अब जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ते को कोई अगर उसको चोट पहुंचाएगा तो केतु खराब हो गया ना खराब। तो ऐसे कई चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उनको ठीक करें तो ग्रहों के हिसाब से इंसान को शारीरिक कष्ट जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसको उस समय दवा भी काट करेगी और दुआ भी काट करेगी। दोनों चीज है ना, कि अगर हम कहते हैं कि दवा नहीं मान रही, काट कर रही, तो दुआ काट करेगी जी। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का जो जड़ है वो ग्रह हैं, अगर है। उनकी अनुसार चलते हैं तो ग्रहों में ही समाधान भी बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अब आप सोच के देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा जो है उन्होंने अपने खानदानी पंडित रखे हुए थे जी, तो वो उन्हीं के आधार पर चलते थे कि भी भाई मेरे को क्या करना चाहिए, कौन से समय हवन यज्ञ करना चाहिए, कौन से समय मुझे दान करना चाहिए, तो वो करते भी थे। तो उनका राजपाट ऊपर तक चलता भी था और वो बढ़ता ही था, कम नहीं होता था। तो ग्रहों में कैसे नहीं पावर, बताइए। अच्छा, आपने पंडित की बात करी तो एक होगी ज्योतिष विद्या, वो भी ग्रह नक्षत्र पूजा पाठ बताते हैं जी, बिल्कुल। और जो एक हम पंडित जी की बात करते हैं वो भी ग्रह नक्षत्र देखकर ही पूजा पाठ बताते हैं कि हमें इस समय हवन करना चाहिए जी। तो ये फर्क कहाँ से है?
ज्योतिष विद्या में और एक नॉर्मल पंडित। देखिए, ज्योतिष विद्या जो है वो अंक विद्या से भी शुरू होती है। जी। ठीक, दूसरी बात ये, ज्योतिष में भी ये चीजें होती है कि भी समा निर्धारित करता है। सबसे पहले बात कि भी समा अगर आपको ज्योतिष कोई सही निकाल करके दे रहा है, मुहूर्त होते हैं, जैसे कि भी अच्छा मुहूर्त कौन सा है, पहर कौन सा चल रहा है, किस मुहूर्त के अंदर हमें यानी कि जैसे मतलब कोई हवन करना चाहिए या कोई पूजा करनी चाहिए या कोई दान करना चाहिए। जैसे अब शनि का दान जो है वो सुबह आप दोपहर को 12 बजे करोगे तो वो दान फल देगा। अगर उसी दान को आप गलत समय में करोगे तो वो कैसे फल देगा। जी। इसी प्रकार ज्योतिष और ब्राह्मण और ज्योतिष का तो बहुत पुराना मेल है जी। तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जी। ये ज्योतिष विद्या तो दरअसल में आई ही ब्राह्मणों को है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नहीं पंडित जी से पूछो वो ज्यादा अच्छा बताएंगे, ज्योतिष जो होते हैं मतलब लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम है इस चीजों को लेकर, इसलिए सवाल मन में आ गया। तो देवीलाल जी एक चीज ये भी बताइए कि अक्सर देखा गया है कि दिवाली की जो रात है उसे अहम माना गया है, खास करके जादू टोना जो लोग बोलते हैं, जिन लोगों से सुना हुआ है। तो ये दिवाली की रात को ही क्यों चुना जाता है और ऐसा खास क्या होता है कि इसी दिन कोई कार्य करवाता है तो वो शायद सफल भी होता है, क्या असर होता है वाकई में? देखिए, जो दीपावली की रात होती है वो काली रात होती है जी। ठीक है, और वैसे भी अमावस की रात जो होती है ना, उस रात कोई भी ऐसा तंत्र क्रिया का या मांत्रिक क्रिया का या यांत्रिक क्रिया का, इसमें 3 क्रिया होती है। जैसे एक मंत्र क्रिया होगी, एक तांत्रिक क्रिया होगी, एक यांत्रिक क्रिया भी होती है। यांत्रिक किसको बोलते हैं? जिसको यंत्र बनाना। तो इस दिन कोई भी चीज ये तीनों विधि से की जाए तो वो सिद्ध होती है, 100% होती है, पर करने वाला चाहिए। और इसलिए इस चीज को अहम मानते दीपावली के दिन को, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का दिन भी होता है और साथ में अमावस का भी बड़ा दिन होता है। तो इस दिन कोई भी काम किया जाए वो सिद्ध होता है। जी जी। ओके, तो ये मतलब इसलिए अमावस खास होती है और इस दिन किसी का उपाय किया जाता है तो वो असर करता है। बिल्कुल करता है। इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी, देखिए 2 चीजें बड़ी अहम है जिसे सुनकर थोड़ा डर भी लगता है। जी बोलिए। काला जादू और वशीकरण। जी। तो सबसे पहले वशीकरण के बारे में बात करना चाहूंगी कि वशीकरण क्या किसी पर भी करवाया जा सकता है? देखिए, वशीकरण हर इंसान पर नहीं किया जा सकता। अब जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि वशीकरण किसी पर भी किया जा सकता है, ऐसे तो कोई मुख्यमंत्री जी का भी कोई वशीकरण करवा लेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई अपना जान पहचान वाला हो, जो हमारे संपर्क में हो, जो हमारे साथ अटैच रहा हो, जो जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर अगर आप कुछ ऐसा करवाएं, वो भी उसको पाने के लिए कि मतलब आपकी मंशा गलत ना हो, आपका स्वार्थ गलत ना हो, आपका स्वार्थ सही होना चाहिए कि भी हाँ मैंने इससे अपना घर बसाना है, वो वहां वशीकरण काम करता है। अगर आप किसी के ऊपर गलत मंशा से, गलत सोच से किसी के ऊपर कुछ करवा रहे हो तो वो चीज काम नहीं करेगी। तो घर में कई बार ऐसे मेंबर हो जाते हैं जो बात नहीं मानते हैं, किसी का बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या वो गलत बहकावे में आता है। आजकल लोग नौजवान जो है वो नशे की तरफ भी ज्यादा जा रहे हैं, तो बात मानते नहीं, तो क्या उन पर भी इस तरीके से वशीकरण कराया जा सकता है? देखो, उनकी ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, उनका वशीकरण नहीं होता, उनकी ग्रहों की स्थिति देखी जाती है कि इस बच्चे को कौन सा ग्रह जो वो खराब चल रहा है, उसके लिए हम क्या उपाय करें जिससे उपाय करने से बच्चे का जो समय है वो चेंज हो। हर एक चीज का अलग अलग उपाय है। जैसे मान लीजिए अब एक बीमारी तो अलग अलग होती है, जैसे मान लीजिए एक को सिर दर्द है तो उसको आप डिस्प्रिन दोगे, अगर उसको फीवर है तो आप उसको कैरोसिन दोगे, तो ये चीजें अलग अलग होगी ना। इसी प्रकार ये उपाय भी अलग अलग होते हैं कि हर एक चीज का समाधान अलग अलग माना गया। अगर उस हिसाब से चलोगे तो बिल्कुल फायदा मिलेगा, तो उसमें वशीकरण की कोई जरूरत नहीं है। तो वशीकरण के बारे में आपने बताया, ठीक है, हर किसी पर नहीं किया जा सकता, जो संपर्क में उस पर किया जा सकता है, वो भी आसानी से। बिल्कुल ठीक है, तो काला जादू क्या है? देखिए, काला जादू जो है वो किसी को खराब करने के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, कोई ऐसा दुश्मन खड़ा हो गया है जो आपको नुकसान पे नुकसान पहुंचा रहा है, वहाँ काला जादू इंसान यूज करता है, नेगेटिव एनर्जियों को उसके घर में प्रवेश करवाता है, जिससे क्या है कि वो इंसान खराब हो। लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता। तो जैसे आपने कहा कि नेगेटिव एनर्जी उसके घर में संपर्क करवा देता है, छोड़वा देता है, तो ये करते कैसे हैं? ये काले इलम से ही होता है, जैसे काली जैसे विद्याओं के द्वारा ही होता है जी, ठीक है ना। तो तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होता है, इसमें तो कई प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का एक नुकसान करोगे तो आपके लिए 2 पहले तैयार होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये अपनी अपनी सोच है। हम किसी को गलत राय तो नहीं देते कि भी आप इसका नुकसान कीजिए या कोई गलत कीजिए, हम उसको वहां से रोकते हैं
कि आप ये काम ना करके आप अपने घर के लिए ही सोचो, किसी की निंदा या किसी को खराब करने का कोई फायदा नहीं है। तो बताएंगे अब, जैसे आपने कहा कि तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या क्या इस्तेमाल होता है उसमें? कई प्रकार की चीजें होती हैं जी। इसमें, कई प्रकार की चीजें होती है, जैसे मतलब कई दैवीय शक्तियां होती है, उनके द्वारा किसी को खराब किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक किसी को नजर जो है वो ही लग जाती है तो नजर पत्थर को फाड़ देती है। जी बिल्कुल। है ना। इसी प्रकार जो काले इल्म की चीजें हैं वो इंसान को बर्बाद कर देती है, मतलब उसका घर जो है वो तहस नहस कर देती है। जैसे कि पति पत्नी में अनबन होना शुरू हो जाए, घर में लक्ष्मी का आगमन रुक जाए, ठीक है, शारीरिक तौर से वो बीमार रहने लग जाए, इस प्रकार की कई चीजें होती हैं। तो एक चीज ये भी बताइए, आपकी बातों से जैसे आपने कहा कि कई बार किसी की नजर ही लग जाती है तो बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल जी, बिल्कुल खराब हो जाता है। तो अगर किसी के कोई काम धंधा कर रहा है, ठीक है ना, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, या किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है जी, तो उन चीजों में भी नजर लग जाती है, तो उसे कैसे उतारा जा सकता है? देखो उसका भी उपाय है। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, सब घर में छोटा छोटा उपाय जो हर अपने जो घर की लेडीज है वो करती थी। जैसे कि मिर्च होगी लाल साबत जिसको हम बोलते हैं, वो लेकर के और नमक लेकर के बच्चे के सिर से घुमाया, या कोई पति के सिर से घुमाया ताकि उसको जला करके उसकी नजर उतर जाए। यानी कई प्रकार के टोटके हैं, अगर वो किए जाए तो नजर उतरती हैं। तो रिश्तों को जो नजर लगी हो उसको कैसे उतारेंगे? क्योंकि उसके लिए समाधान है। देखिए उसके लिए उपाय है। अगर कोई पति पत्नी में अनबन चल रही है तो उसका समाधान है। अगर वो विधि पूर्वक उसका समाधान हो तो वो मनमुटाव भी दूर होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक। तो इसी के साथ ही आपने जैसे बताया है, ठीक है, कि हर समाधान बताएं आपने कि लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो विस्तार पूर्वक ही करना चाहिए। ये सारे उपाय अगर मैं यहीं बताऊंगा तो कईयों को समझ आएगी और कईयों को नहीं आएगी, क्योंकि उसका समय हर चीज का निर्धारित होता है। अगर आप सही में ही उपाय करना चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, नीचे मेरा एड्रेस दिया गया है, आप आके भी विजिट कर सकते हो, मिल सकते हो और मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हो। तो आपको सही दिशा और सही समय और समय के अनुसार कोई उपाय करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय दिया। और जो लोगों के मन में जिज्ञासा है जिस बात को लेकर कि कैसे नज़र वगैरह या अपने करियर को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपने उनके विचारों को सही किया है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को आज का ये शो जो है, आज का संवाद जो है पसंद आया होगा। और अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं, आपके दिल में भी कोई प्रश्न है अपने करियर को लेकर, अपने भाग्य को लेकर, या आपके अपने किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर नीचे नंबर दिए गए हैं, फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं आप। अगर मिलकर कोई समाधान चाहते हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं, एड्रेस भी नीचे दिया गया है। धन्यवाद, नमस्कार जी।